नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठवां। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति को बनाने के लिए हमें टोटल सीधी रेखाओं की कितनी आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले गिनेंगे क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर हम क्षैतिज रेखा देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे एक रेखा खींची गई है। तो यहाँ पर हो गया एक, उसके बाद यहाँ पर दो, और यहाँ पर तीन, और यहाँ पर चार, यानी कि यहाँ से हो गया क्षैतिज रेखाओं की संख्या चार। उसके बाद अब यहाँ पर हम गिनेंगे ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी रेखा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, और यहाँ पर तीन, और यहाँ पर चार, और यहाँ पर पाँच, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या होगी पाँच। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे तिरछी रेखा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो तिरछी रेखा की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, यानी कि यहाँ पर तिरछी रेखाओं की संख्या होगी आठ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम इसे टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पर हम पाँच में चार जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा नौ, और नौ में आठ जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा नौ आठ 17, यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए हमें टोटल सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी 17, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो ये ए होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे यह प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या सबसे पहले कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इतने में टोटल 5 त्रिभुज है। तो यहाँ पर हो गया एक बड़ा वाला त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर एक यह वाला त्रिभुज और एक यहाँ से, यानी कि 3 त्रिभुज यह हो गया, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर ऊपर हो गया 5 त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज, यानी कि ऊपर 5 त्रिभुज और नीचे 3 त्रिभुज। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 त्रिभुज यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हो गया 2 त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक होगा या बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर दोस्तों एक हो गया बड़ा वाला त्रिभुज। अब दोस्तों हम इसे टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पर इसे टोटल करेंगे तो 5, 5 3 8, 8 1 9 और 9 2 11, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 11, यानी कि 11 होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे। डी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, एक व्यंजक दिया है, यानी कि यहाँ पर एक व्यंजक दिया है और इसे हमें क्रम का प्रयोग करते हुए, यानी कि इस व्यंजक का प्रयोग करते हुए हमें बताना है कि इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है $D, और यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिया है ABC, उसके बाद डॉलर, यानी कि दोस्तों ए और डॉलर के बीच में 2 संख्या हमारे पास यहाँ पर छोड़ दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है ए और डॉलर। उसके बाद डॉलर के बाद देखेंगे तो यहाँ पर दिया है डी। अब डॉलर और डी के बीच में देखेंगे तो प्रश्न में तो यहाँ पर 2 संख्या छोड़ दी गई, यानी कि प्लस और हैज। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 संख्याओं को छोड़ देंगे। यहाँ पर ई और एफ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एंड। तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर होगा
एंड, तो यही एंड होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि इस खाली स्थान पर आएगा एंड, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है हमारे पास, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। एक, दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई है और हमें बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके रेलवे में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों पासों में से कोई 2 पासा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले पासे को और दूसरे पासे को ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले और दूसरे पासे को लेंगे तो यहाँ पर हम इन दोनों में देखेंगे कि कम से कम एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सतह कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा सिर्फ हमारे पास 3 और 1, यानी कि 3 के विपरीत होगा 1 और 1 के विपरीत होगा 3। और दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि 1 के विपरीत फलक, तो यहाँ पर दोस्तों 1 के विपरीत फलक होगा 3 और 3 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए, तो इसी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया है हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ माइनस यानी कि जोड़ का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 124। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है गुणा और गुणे के स्थान पर हम करेंगे भाग, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न दिया है कि गुणे का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर करेंगे भागे 4। उसके बाद भाग का अर्थ यहाँ पर दिया है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर करेंगे भाग के स्थान पर जोड़ और यहाँ पर होगा 13। उसके बाद माइनस के स्थान पर करेंगे हम गुणा और गुणे में 3। उसके बाद प्लस के स्थान पर करेंगे हम माइनस, माइनस होगा यहाँ पर 36। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 124 को अगर 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा हमारे पास 31 बार में। उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे गुणा। तो यहाँ पर हम 13 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 3 39 और यहाँ पर माइनस 36। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम 31 में अगर 39 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, 10 की 0 हासिल 1। उसके बाद 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि यहाँ पर हो गया 70 और 70 में माइनस 36 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 34, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 34, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए, तो इसी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले इस श्रृंखला में देखेंगे कि कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से घट रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस। तो यहाँ पर हम 352 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 288 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम 352 में अगर 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 288। उसके बाद इस 288 में अगर हम 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 252। उसके बाद इस 252 में अगर हम यहाँ पर दोस्तों अगर हम 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 236। उसके बाद इस 236 में हम कितना माइनस करें कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 64, जो कि ऊपर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 6 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों हम करेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम करेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा
4, तो यहाँ पर हम 236 में अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर दोस्तों प्राप्त होगा हमारे पास 232, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 232, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, इसी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है हमारे पास, दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर बगल बगल में यानी कि साइड साइड में छोटी संख्या दी हुई है, लेकिन जो मध्य में है वह बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 3 और इस 4 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 13 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम हम इस 6 और इस 31 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले इस 3 का करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। अब उस 9 में अगर हम यहाँ पर इस 4 को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 4 13, जो कि यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। तो यही नियम अब हम इस दूसरे पंक्ति में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यही नियम दूसरे पंक्ति में लगाएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 का करेंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होगा 36। उस 36 में अगर हम 31 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 67, यानी कि 67, जो कि यहाँ पर बीच में दिया है। तो यही दोस्तों अब हम यही नियम सेम हम लगाएंगे पंक्ति नंबर तीसरे में। तो देखिए दोस्तों तीसरे में यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस 5 का करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 25 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 45, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 45। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए, तो इसी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है हमारे पास, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक अक्षर लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर पी का दोस्तों प्लेस वैल्यू होगा 16, और जी का होगा 7, और एक्स का होगा 24, और ओ का होगा 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे अल्टरनेट का नियम। तो यहाँ पर हम 16 से चलेंगे 24 पर, उसके बाद 24 के बाद चलेंगे आगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 16 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24, उसके बाद 24 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32। लेकिन दोस्तों ABCD में यानी कि वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 27 के बाद चलेगा ABCD। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा हमारे पास कौन सा नंबर, यहाँ पर आएगा 6, और 6 किसका होता है, 6 होगा हमारा EF का। तो यहाँ पर पहला लेटर होगा EF। तो EF हमारे दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर चौथे में दिए थे, यही चौथा होगा राइट आंसर। अब दोस्तों हम आगे नहीं चेक करेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन में EF दिया हुआ है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास HEF। तो यहाँ पर H का होगा 8, E का होगा 5, और F का होगा 6। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है R का होगा 18, Q का होगा 17, और P का होगा 16। उसके बाद ऑप्शन तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है UVW। तो U का होगा 21, V का होगा 22, और W का होगा 23। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है LKJ। तो L का होगा 12, K का होगा 11, और J का होगा 10। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन तीसरे में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 21, 22, 23, यानी कि यहाँ पर सीरियल से अक्षर दिया हुआ है। तो यही होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट
उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर हम पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया है सभी यच जी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे सभी यच जी हैं। तो यहाँ पर यच आएगा जी के अंदर। उसके बाद दूसरा कथन दिया है यहाँ पर कुछ जी आई हैं। तो यहाँ पर जी है तो यहाँ पर कुछ का संबंध बनेगा आई के साथ, यानी कि कुछ जी आई हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है कोई आई एच नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कोई आई एच नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आई है और यहाँ पर एच है। तो यहाँ से हमारा यह निष्कर्ष सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप एक फिगर इस तरीके से और बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया है सभी आई जी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर जी है, यानी कि कुछ जी आई हैं या फिर कुछ आई जी हैं, जो कि यहाँ से हमारे पास दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे पास दिया है कोई भी निष्कर्ष कथन का अनुसरण नहीं करता, यानी कि कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है। तो यही सी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।